हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मैथ में। मैं रजनीश सिंह आज आप लोगों के लिए आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए कुछ बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह लेकर आया हूं, जो आगामी रेलवे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आपको किस टॉपिक पर प्रश्न चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम लोग प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे आप प्रश्न देख सकते हैं कि रतन का व्यय और बचत 5:1 के अनुपात में है। यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15%, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों को हम लोग को जितना कम समय में हो सके प्रश्न को हल करना चाहिए और समय को जो है कुछ कठिन प्रश्नों के लिए परीक्षा में बचाना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल कर पाते हैं। अब आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि रतन का व्यय और बचत का जो रेशियो है 5:1 है। तो बचत और व्यय, यानी व्यय को हम लोग ई से डिनोट करेंगे और सेविंग यानी जो बचा रहे हैं सेविंग, उसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। ई से एक्सपेंडिचर होता है और एस से सेविंग। तो आप देखेंगे कि ये 5:1 प्रश्न में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति 5 रुपया करने के बाद 1 रुपया बचा ले रहा है, यानी उसका इनकम 6 रुपया है। यहाँ तक तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि रेशियो में जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, जीरो का कोई महत्व नहीं होता है। तो हम अपनी सुविधा अनुसार जितना भी जीरो हो संख्या के आगे लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न में हम 2 जीरो यहाँ पे सभी में इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग में लगा देते हैं। तो आप देखेंगे रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो 6:5:1 ही रहेगा। प्रश्न में आगे कह रहा है कि यदि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए, यानी कि अगर उसका पहला वेतन 600 था, इसमें 25% की वृद्धि करके 125% अगर हम करते हैं इसका, तो 750 होता है। 600 का 25% फ्रेंड 150 होता है, इसमें ऐड करने पे 750 प्राप्त होगा। यानी अब नया वेतन जो उसका है वो 750 है। प्रश्न में आगे कह रहा है कि जाता है, यानी सेविंग जो पहले 100 था, अब 15% बढ़कर वह 115 रुपया सेव कर रहा है। तो अब इनकम 750 है और सेविंग 115 है, तो बचाया कितना फ्रेंड्स? बचाया 635। ये दोनों को अंतर करके हमने 635 प्राप्त किया है। यानी इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो यानी अब पहले वो 500 रुपया खर्च कर रहा था, अब वो 635 रुपया खर्च कर रहा है। तो आप देखेंगे कि भाई कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है, 135 खर्च कर रहा है वो, यानी 135 रुपया ज़्यादा खर्च कर रहा है। कितने पे भाई? 500 पे। प्रतिशत बोला है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो है घटाने के बाद 27% का परिवर्तन, यानी 27% का वृद्धि जो है उसका व्यय में हुआ है, जो कि यही हमें प्रश्न में पूछ रहा था। फ्रेंड्स, आप अच्छी तरीके से उम्मीद है समझ गए होंगे। प्रश्न में हमें यही पूछ रहा था कि व्यय में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो आपने देखा कि पहला जो उसका इनकम था वो एक्सपेंडिचर था जो खर्च कर रहा था वो 500, आखिरी में वो 635 खर्च कर रहा था, यानी 135 ज़्यादा खर्च कर रहा था 500 के तुलना में। परसेंटेज बोला तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करके 27% आंसर निकाल लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। यदि किसी राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपये और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 153 रुपये है, तो निवेश किया गया मूलधन रुपयों में क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। ऐसे प्रश्नों को भी हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं फ्रेंड्स। मेरे विधि को आप सिर्फ देखते जाइए और समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहला तो मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि साधारण ब्याज जो होता है, समान राशि और समान दर पर अगर दर और राशि परिवर्तित ना किया जाए तो अनंत वर्षों तक साधारण ब्याज प्रति वर्ष सेम रहेगा। साधारण ब्याज में कोई चेंजिंग नहीं होगा जब तक कि हम मूलधन और दर में परिवर्तन ना करें। लेकिन उसके विपरीत अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज के ऊपर भी ब्याज। और एक चीज़ मेन तत्व है कि
जो पहला वर्ष का साधारण ब्याज होता है और चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो बिल्कुल सेम होता है। पहला वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बिल्कुल सेम होता है। दूसरे वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज जो है पहले वर्ष के ब्याज पे भी जो लगता है तो इसी तरह से वो कंटिन्यू आगे बढ़ता रहता है ना। यानी आप कह सकते हैं कि मूलधन के अलावा जो हमें ब्याज मिलता है उस पर भी हम लोग जो ब्याज लेते हैं तो उसी को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को मैं आपको हल करके और भी अच्छी तरीके से समझाता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं आप कि पहले लाइन पे कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 रुपये है। 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 225 है, यानी प्रति वर्ष जो है 225/3 = 75, यानी प्रत्येक वर्ष जो 70 रुपया कर साधारण ब्याज जो है लग रहा था, है ना। अब नीचे के स्टेप में कह रहा है कि उसी राशि पर, यानी वही मूलधन है और वही दर है और 2 वर्ष का यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है तो 153 रुपया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 वर्ष का जो है साधारण ब्याज 75 है, तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 × 75 = 150, है ना फ्रेंड्स। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करने की बात है कि अगर पहला साल साधारण ब्याज 75 है और दूसरा साल भी साधारण ब्याज 75 है ना, तो फ्रेंड्स पहला साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है और दूसरा साल जो होता है ना, वो ये आप देख रहे हैं कि दूसरा साल का जो साधारण ब्याज था वो 75 था और चक्रवृद्धि ब्याज जो लगेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज मैंने बताया था कि जो पिछला साल जो हमने ब्याज प्राप्त किया था उस ब्याज पे भी जो ब्याज लगेगा वही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 साल का साधारण ब्याज 75 है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है फ्रेंड्स, 2 साल का साधारण ब्याज 150 है और चक्रवृद्धि ब्याज 153 है। तो आप देख रहे हैं कि 150 यहाँ पे पहले से है, 75 75 150, यानी 3 रुपया ही हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। 3 रुपया हमें एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हमें किस से मिला, तो पहले साल के साधारण ब्याज पे हमको मिला। तो आप देखेंगे कि 75 का जो रेट था उस रेट से हमको 3 रुपया प्राप्त हुआ है। तो आप देखेंगे कि 75 का कितना प्रतिशत भाई 3 होता है, तो 75 का कितना प्रतिशत 3 होता है, तो 4% 3 होता है। इसके लिए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि भाई हमें 3 रुपया, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है किस पे, 75 पे ही ना हमने प्राप्त किया है। तो आप यहाँ से भी ऐसे करके निकाल सकते हैं 3 से 25 बार में और इससे 4 बार में, यानी रेट आप 4% निकाल सकते हैं कि हमें रेट प्राप्त हो गया भाई 4%। तो आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि पहला साल जो साधारण ब्याज था 75, पहला साल साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है तो 75 ही है। दूसरा साल जो है साधारण ब्याज 75 था यानी 150 हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है कि 153 है, मतलब यही 3 रुपया एक्स्ट्रा है चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में हमें मिला है। और ये भी कब मिला, मैं बताया कि जो पहला साल का जो ब्याज होता है उसी पे जो लगता है वही चक्रवृद्धि ब्याज है। तो पहला साल 75 पे ही जो रेट से हमें प्राप्त हुआ है ब्याज वो 3 है, तो 75 से जो हमें 3 प्राप्त हुआ है तो 3/75 गुना 100 करके हम लोग 4% निकाल सकते हैं। तब आप देखेंगे कि 75 का ही 4% 3 होता है। तो यहाँ से आपने रेट को प्राप्त कर लिया कि भाई रेट 4% है। अब आप यहाँ से प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। जो कह रहा है कि मूलधन ज्ञात करें, तो भाई मूलधन बराबर क्या फार्मूला होता है, मूलधन बराबर फार्मूला होता है 100, यानी 75 ब्याज है और गुना 100 और दर बटे दर गुना समय, दर है 400 और समय पहला वर्ष का देखेंगे कि हम 25 प्राप्त होगा। 75 × 25 = 1875 रुपया मूलधन। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप एक बार फिर से प्ले करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो स्क्रीन पे आप प्रश्न को देख सकते हैं। पीहू और आयु 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ रहे हैं। पीहू की चाल 48 मीटर प्रति सेकंड तथा आयु की 40 मीटर प्रति सेकंड है। वे एक बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में
प्रारंभ करते हैं, मतलब कि जो है रेस प्रारंभ करते हैं, वह एक दूसरे से पहली बार कब मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला नंबर कि हम कह रहा है वृत्ताकार पथ है, यानी एक वृत्ताकार पथ है जिसकी व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो यानी त्रिज्या फ्रेंड्स 14 सेंटीमीटर होगी। आप ये बात अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे कि त्रिज्या कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है फ्रेंड्स कि दोनों की चाल दिया हुआ है, पीहू की और आयु की। तो आप देखेंगे पीहू की चाल है 40, पीहू की चाल है 48 और आयु की चाल जो है वो 40 दिया हुआ है मीटर प्रति सेकेंड में। अब कह रहा है फ्रेंड्स कि वे दोनों एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में, मतलब कहीं से स्टार्ट करता है रेस, यहाँ से शुरू कर रहा है फ्रेंड्स, रेस यहाँ से शुरू कर रहा है और यहाँ तक उसको आना है एक ही बिंदु से एक ही टाइम पर और एक ही दिशा में, मतलब इसी दिशा में जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला नंबर, इससे आप ये अनुमान तो लगा ही लिए होंगे कि ये जो प्रश्न है ये जो है हमें टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर से रिलेवेंट करता है। तो सबसे पहले नंबर हमें दूरी ज्ञात करना है। तो आप जो है यहाँ से जो दौड़ शुरू होकर आएगा तो इसकी हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो वृत्त में जो परिधि पे तय की गई, जो परिधि पे जो ये दूरी तय हो रहा है, यानी कि आप देख रहे हैं चाप पे जो दूरी तय हो रहा है, तो चाप पे जो तय दूरी होता है उसको हम लोग परिधि कहते हैं। तो हम लोग परिधि के फार्मूला से जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि जो होती है फ्रेंड्स, वृत्त की जो परिधि होती है वो 2πr होती है। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं 2π का मान 22/7 वैल्यू होता है। तो ये 14 है, तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 दूनी 88 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी फ्रेंड्स, मीटर में दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे जो है इस सेंटीमीटर की जगह, आप इस सेंटीमीटर की जगह जो है मीटर लिख सकते हैं। यहाँ पे मीटर होगा फ्रेंड्स, प्रश्न में मीटर दिया हुआ है। तो ये डिस्टेंस जो है हमारा 88 मीटर प्राप्त हो गया। अब आप देखेंगे, आप जानते हैं कि जब कोई भी, चाहे वो रेलगाड़ी का प्रश्न हो या बस का प्रश्न हो, अगर एक ही दिशा में ट्रेवलिंग होता है तो जो सापेक्ष चाल होता है वो घट जाता है। यानी सापेक्ष चाल जो होता है फ्रेंड्स, सापेक्ष चाल जो होता है वो चालों का अंतर होता है। एक ही दिशा में अगर तय की गई दूरी हो, तो अगर एक ही दिशा में तय की गई दूरी हो तो सापेक्ष चाल घट जाता है। तो देखिए आप यहाँ पे चाल है 48 है और आयु की चाल 40 है। तो अगर सापेक्ष चाल निकालें एक ही दिशा के लिए तो दोनों का अंतर जो हो जाएगा वो 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आप देखेंगे कि हमें बोल रहा है वो पहली बार कब मिलेगी, यानी समय निकालना है। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि समय बराबर जो होता है वो दूरी बटे चाल होता है। और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि दूरी है 88 और सापेक्ष चाल है 8। तो आप यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको तो 11 सेकेंड में पहली बार वे दोनों एक दूसरे को मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स स्क्रीन पे आप प्रश्न को देख सकते हैं कि 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ये फ्रेंड्स भी काफ़ी आसान है फ्रेंड्स, और हम लोग जितना इजी वे में हो सकेगा मैं बताने का प्रयत्न करूँगा। तो चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर हमें कह रहा है कि 4 वर्ष पहले विकास और राहुल की आयु का अनुपात 3:5 था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये विकास है और ये राहुल है। दोनों का रेशियो क्या है फ्रेंड्स, 3:5 है। कब है ये, 4 साल पहले है। अब कह रहा है फ्रेंड्स कि 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद ये हो जाएगा फ्रेंड्स 4:5। देखिए आप मेथड को समझने का प्रयास कीजिए। 6 वर्ष के बाद ये जो है 4:5
5 हो जाएगा। तो यानी कि कितने टोटल जो इसने समय तय किया है 3:5 से 4:5 में, ये टोटल कितना समय सफ़र किया है ये 4 वर्ष पहले, और उसके बाद अभी वर्तमान में आया, और उसके 6 साल के बाद, यानी कुल मिला के 10 साल के बाद हमें 3.5 से 4.5 प्राप्त हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग दोनों तरफ 10-10, यानी कि 10 साल के बाद हमें 3.5 से 4.5 प्राप्त हुआ है। अब आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे और आप इस मेथड से प्रश्न को हल करेंगे। आप देखेंगे कि 5 चौके 20 और 5 तिया 15। आप फ्रेंड्स समझने का प्रयास कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना होता है। तो 5 तिया 15, 5 चौके 20, है ना। नेगेटिव रहे चाहे पॉजिटिव रहे, हमें डाटा हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो 5 चौके 20 और 5 तिया 15, दोनों का अंतर होता है 5, दोनों का अंतर 5। तो 5 यूनिट बराबर, अब नीचे आएंगे 10 चौके 40 और 10 पंचे 50। तो 40 और 50 का अंतर जो होता है वो 10 होता है। तो फ्रेंड्स आप समझेंगे यहाँ पे कि जब 5 का वैल्यू 10 दिया हुआ है तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप समझ ही गए हो, ठीक है। वैल्यू 2 है। हमें क्या पूछा है कि राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, राहुल तो 5 यूनिट है, 5 यूनिट का वैल्यू 5 दूनी 10। तो फ्रेंड्स ये 10 जो है, आप देख रहे होंगे कि ये 10 जो है ये 4 साल पहले की आयु है इसकी, 4 साल पहले की आयु है 10। तो हमें पूछ रहा है कि वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो उसमें फ्रेंड्स 10 + 4 हम उसमें जोड़ देंगे तो 14 वर्ष उसकी वर्तमान आयु है। उम्मीद है फ्रेंड्स ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसा प्रश्न और भी अपने बुक में मिलता है तो इसी मेथड से प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीन पर प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न हाइट एंड डिस्टेंस से बिलोंग करता है फ्रेंड्स। टावर के आधार से 25 मीटर की दूरी पर स्थित कोई भी बिंदु है, टावर से शीर्ष का उन्नयन कोण वहाँ पे 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई लगभग क्या है। फ्रेंड्स काफ़ी इजी प्रश्न है, मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से देखें। एडवांस मैथ का प्रश्न है, देख कर घबराए नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इजी मेथड में बताऊंगा मैं आपको। तो आप देख सकते हैं कि टावर के आधार से, मान लिया जाए कि कोई एक टावर है, उसके आधार से यानी यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, उसके आधार से 25 मीटर की दूरी पर, आधार से 25 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु है ये। यहाँ पे जो है ना टावर का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, यानी ये जो एंगल है वो 60 डिग्री है, एंगल 60 डिग्री है। अब आप मुझे फ्रेंड्स बताएं, हम जानते हैं कि ये टेंजेंट, हमें हाइट निकालनी है टावर की जो कि h ये वाला हमें ज्ञात करना है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स कि आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। आप मेरी बात को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है, यानी √3 एंड √3 इज इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं tan थीटा का मतलब कि जो है मान क्या होता है, भुजाओं से संलग्न मान जो होता है वो होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार यानी कि √3/1। तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा कि ये लंब है और ये आधार है, तो ये √3 है और ये 1 है। समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, ये 1 है, ये √3 है और ये 1 है। तो अगर एक का वैल्यू 25 है तो √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25√3, यानी कि 25 गुना 1.73। आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा फ्रेंड्स, तो 25 एक 25 और 25 सत्ते 175, यानी कि लगभग 43 पॉइंट समथिंग, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका है। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मीटर में। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जब भी जो भी एंगल रहता है उस एंगल से रिस्पेक्टिव जो भुजा का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे कि tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो √3/1, और भुजा का जो रेशियो होता है tan के संबंध में वो लंब बटे आधार होता है।
तो लंब बटे आधार बराबर √3/1। तो ये लंब है, ये आधार है, तो √3/1। अब वहाँ पे 1 का वैल्यू पहले से 25 दिया हुआ है, तो √3 का वैल्यू 25√3 हो जाएगा, जो कि 43.3 होगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड्स। दो संख्याओं का योगफल 56 है तथा उनका लघुत्तम समवर्तक 105 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे प्रश्नों में हमें कलम भी उठाने की आवश्यकता नहीं है और इसको हम लोग सिंपली से ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए कैसे ऑप्शन से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 56 है, दो संख्याओं का योगफल 56 है तथा उनका लघुत्तम 105 है। फ्रेंड्स, आप तो ज़रूर देख पा रहे होंगे कि सबसे पहली नंबर बात कि लघुत्तम 105 है और संख्याओं का योग 56 है, तो संख्याओं का योग सभी ऑप्शन में 56 ही है। तो ये तो खैर सटीक नहीं हुआ, हम मतलब आंसर निकालने के लिए ये काफ़ी जो है नहीं है। तो अब हम लोग अगले स्टेप में बढ़ते हैं। तथा उनका लघुत्तम जो है 105 है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इसका लघुत्तम क्या 105 है? नहीं है। इसका लघुत्तम क्या 5 कभी निकलेगा? क्योंकि इन दोनों में 5 है ही नहीं, इसमें भी 5 है ही नहीं, तो लघुत्तम 5 वाला कहाँ से आ जाएगा? तो यानी कि एकमात्र ऑप्शन जो है 35 और 21 है, जिसका लघुत्तम 105 भी आएगा। इस प्रकार हम लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं कि 35 और 21 इस प्रश्न का उत्तर होगा। उम्मीद है फ्रेंड्स ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न को आप देख सकते हैं कि यदि विक्रय मूल्य 100 है, यदि विक्रय मूल्य 100 है तथा लाभ प्रतिशत 25% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ये प्रश्न भी काफ़ी आसान है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य 100 रुपया है और प्रतिशत जो है 25%, यानी लाभ प्रतिशत 25 है, 25%। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 1/4 होता है। प्रतिशत का मतलब ही होता है 100, अगर हम इसमें बटा में 100 करते हैं तो कटाने के बाद 1/4 ही होता है। अब यहाँ पे ये निष्कर्ष निकलता है फ्रेंड्स कि अगर क्रय मूल्य 4 है तो लाभ 1 रुपया है। अगर क्रय मूल्य 4 है तो लाभ 1 बराबर विक्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य, तो 4 + 1 बराबर विक्रय मूल्य। फ्रेंड्स 100 दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि 5 का वैल्यू 100 है, 1 का वैल्यू फ्रेंड्स 20 हो जाएगा। हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो 4 यूनिट था, तो 4 का वैल्यू फ्रेंड्स 4 × 20 बराबर 80 उत्तर होगा इस प्रश्न का। आप फिर से एक बात समझ लीजिए, लाभ जो है कह रहा है फ्रेंड्स 25% है, यानी 25/100 बराबर 1/4 इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा। इसका अर्थ ये निकला कि अगर 4 रुपया क्रय मूल्य है तो 1 रुपया लाभ है। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ यानी 4 + 1 5, यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ विक्रय मूल्य होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो 5 का वैल्यू प्रश्न में 100 दिया हुआ है, तो 1 का वैल्यू 20, तो हमें निकालना है कि भाई क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य 4 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 20 × 4 80 है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आप इस प्रश्न को देख सकते हैं जो कि त्रिकोणमिति का है, जो कि एडवांस मैथ का सेक्शन है। ये प्रश्न देख के आप घबराइए मत, ये काफ़ी आसान प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर पाते हैं। √3 tan θ = 1 है, तो cos 2θ का वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहला नंबर चीज़ तो ये है कि हमें कह रहा है क्या, √3 tan θ = 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि tan θ = 1/√3। अब 1/√3 जो है 10 के एस्पेक्ट में tan 30 डिग्री का मान होता है। 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। तो आप देखेंगे ये 10 कट जाता है, तो थीटा बराबर हो जाता है 30 डिग्री। हमें यहाँ 2θ बात किया है प्रश्न में, तो 2θ = 2 × 30 = 60, तो यानी 2θ का वैल्यू 60 हो गया। तो हमें बोला है cos 2θ निकालना है, तो cos 2θ का मतलब हो गया cos 60। अब आप लोग को तो पता ही होगा कि cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो यहाँ पे आप जो है इस प्रश्न को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के आखिरी प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आखिरी प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड है।
कह रहा है कि 5,000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे मूलधन जो है 5,000 हुआ है, मूलधन 5,000 दिया हुआ है। अब हम इसमें जो है 3 साल का जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम जानते हैं कि साधारण ब्याज जो है तीनों साल जो है सेम होगा, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो पिछले साल के ब्याज पे लगेगा। तो चलिए अगर दर से 10% की दर से तीनों साल 5,000 का 10% पहला साल साधारण ब्याज तो 500 हो जाएगा। चूँकि सेम होगा साधारण ब्याज तीनों वर्ष के लिए, तो ये तीनों वर्ष 500 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि भाई पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो सेम होता है, लेकिन दूसरे साल हम देखेंगे कि क्या पहला साल कोई ब्याज था, तो हाँ 500 था, तो इसका 10% कितना होगा भाई, तो 50 होगा। तो ये 50 हमको चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। अब हम तीसरे साल बढ़ेंगे, तो तीसरे साल देखेंगे कि भाई साधारण ब्याज तो 500 है, लेकिन क्या उससे पहले कोई ब्याज लगा है, तो हाँ बिल्कुल 500, 500 और ये 50 3 ब्याज लगा है। तो ये तीनों पे जो है हम लोग, ये तीनों ब्याज पे हम लोग जो है चक्रवृद्धि ब्याज के मतलब लेंगे 10% की ही दर से। तो अब आप देखिए कि ये 500 का, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये 500 का जो है 10% 50, ये 500 का 10% 50, और ये तीसरा जो 50 रुपये का ब्याज था इसका 10% 5 होगा। यानी कुल मिला के जो ये हमारा जो डाटा है, ये टोटल डाटा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अगर आप टोटल को जोड़ते हैं तो 5 तिया 1500 और 50 तिया 150, 1500 और 150 1650 और 5 1655 रुपया जो है हमारा 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और ज़रूरतमंद लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।